Question number 1 is a projectile thrown upwards move in its parabolic paths. The velocity and acceleration vectors are projectiles. Sorry, for the projectile are perpendicular to each other. कहाँ पे वो perpendicular to each other होते हैं? We need to see that. अब projectile motion के बारे में हम लोग whenever we talk about projectile motion उससे parabolic हमें इस तरीके से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? से बोला है कि is thrown upward like this, ठीक है? किस पॉइंट पे आके उसकी जो वेलोसिटी है इट वुड बी परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन. तो किस पॉइंट पे आके हमारे पास होता है? एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है? बिकॉज वेलोसिटी हमारे पास, अब प्रोजेक्टाइल मोशन था क्या हमारे पास? इट वाज अ टू डायमेंशनल मोशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू डायमेंशनल मोशन? कि नाउ वी विल हैव बोथ components of velocity responsible for the motion of the object. ठीक हो गया? अब इसमें दो पैरामीटर्स हमने पढ़े थे. What was the first parameter? K, the horizontal component of the velocity would remain constant. Yes. And why would it remain constant? Because there is no resistive force acting in this direction. ठीक है? Yes. अच्छा, आई वॉज डूइंग अ क्वेश्चन विद ए लेवल्स टुडे. उसके अंदर भी एग्जैक्टली उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आई रेफर टू द फिडल बुक. बल्कि इट्स एवरीवेयर, फर्स्ट ईयर की बुक्स के अंदर ये है ही है. तो उन्होंने उधर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हाउ वुड यू मेक श्योर कि वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज जीरो? एनी आइडियाज? Sir, at the highest point पे? नहीं, उन्होंने बोला कि हाउ वुड यू मेक श्योर. उन्होंने वेक्टर डायग्राम्स बना के दी थी. एक वेक्टर डायग्राम ऐसे थी, एक वेक्टर डायग्राम ऐसे थी, एक वेक्टर डायग्राम ऐसे थी, एक वेक्टर डायग्राम ऐसे थी. उसमें उन्होंने बोला था विच ऑप्शन यू वुड चूज टू मेक श्योर कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी. अब हमने अपने 9th और 10th के अंदर ये चीज तो पढ़ी हुई है ना कि वेलोसिटी बिकम्स जीरो एट मैक्सिमम पॉइंट, राइट? Yes, sir. Yes. मोमेंटरीली जीरो होती है एंड देन इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड इट बिकम्स मैक्सिमम अगेन. तो द राइट ऑप्शन फॉर दैट वन वाज दिस. व्हाई इज दैट? बिकॉज वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? यहाँ पे. तो उसको जीरो करने के लिए हमें इक्वल मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी कहाँ एक्ट कराना पड़ेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड यहाँ पे देन वी विल बी श्योर कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो जीरो हो. ठीक हो गया? जी. मूविंग ऑन टू द Sir, नेक्स्ट velocity पॉइंट. downward act नहीं करती? नहीं, वेलोसिटी वो एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सही. बाकी वो जो इक्वेशंस आ रही थी वो तो आपको आइडिया है ही ना. आप लोगों ने जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन किया था, व्हाट वाज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन? आपने x के अकॉर्डिंगली किया था, इट वाज v इनटू t. y के अकॉर्डिंगली जो किया था इट वाज हाफ gt स्क्वायर cos. You remember these equations ना? s is equals to vi t plus half at स्क्वायर की इक्वेशन थी जिसमें आपने x डिस्प्लेसमेंट एंड y डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था. जी. There was no Yes, velocity component acting downward. The only thing that was acting downward was the force of gravity. Acceleration due to gravity to be exact. तभी हमने सारी इक्वेशंस में g को यूज किया था, a को कहीं पे भी यूज नहीं किया. Yes, sir. Should we go to the next MCQ? Yes, sir. Okay. The next MCQ is a truck driving along a highway road has a large quantity of momentum. ठीक है? If it moves at the same speed but has twice as much as mass, what would be the momentum of the body? Any ideas? Sir, डबल होगा. क्लियर सी बात है. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? m into v. MV. So if we increase the moment, the mass of the object by a factor of 2, इस 2 को मैं कॉमन ले लूं, let's say it's a new momentum. ठीक है? I would take this 2 common. This mv is indicating the initial momentum. So the new momentum be twice the initial momentum. So which would be the right option? It would be doubled.
Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Moving on to the next one, we have a force of 5 Newton and a mass of 3 kilogram and the final and initial velocity of V and U. हमारे यहाँ पे VF and VI यूज होता है, हम उसको उसके लेंगे. इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है जो 9th ग्रेड में पढ़ा था? इसका सर Impulse. इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता था? Is equals to rate of change of momentum. F cross Yeah. T is equals to mv minus mu. यही था. yes. अब उसे चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करने को बोला हुआ है, तो वो विल ओनली फोकस टू दिस पार्ट. ठीक है. सर सॉरी, मुझे इम्पल्स Yes. के बारे में याद नहीं आ रहा. इम्पल्स वो होता था ना, फोर्स दैट एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. हमने न्यूटन सेकंड लॉ से उसको ड्राइव किया था. F इज इक्वल्स टू ma. a किसके इक्वल होता है? v माइनस u ओवर t के. इफ वी पुट दैट हियर तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? mv माइनस mu ओवर t. राइट. Yeah. This shows final momentum. This shows initial momentum. When I multiply this force with the time, so this product of force and time is known as impulse. In terms of definition of impulse को क्या कहते हैं? A force that acts for a very short interval of time. Point of contact पे जो force apply होती है ना, that is known as impulse. Okay. Should we go back to the MCQ? Yes, sir. Let's put the values in the equation. Final velocity हमारे पास क्या है? Sorry, mass कितना है? 3. Final velocity is 3. Initial velocity is 9. So we would have 3 into minus 6, which is minus 18. Do we have that option? Minus 18. And do you guys recall कि Yes, minus sir. का साइन यहाँ पे सिर्फ किसको इंडिकेट कर रहा होता है? दो चीजों को इंडिकेट कर सकता है. या तो Opposite चेंज ऑफ direction. डायरेक्शन को शो करेगा या डिक्रीज को शो करेगा. सो मोमेंटम चूंकि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी वुड गो विद द चेंज ऑफ डायरेक्शन. ओके. Yes, sir. Yes, sir. Moving on to the fourth MCQ, we have which statement is not true for the horizontal motion of the projectile? First is a projectile with a horizontal component of motion will have a constant horizontal velocity. इसने not true बोला हुआ है. ठीक है. So we have to look for the Yes. option जो not true हो. पहला option is correct. Second उसने बोला हुआ है the horizontal velocity of a projectile is 0 meter per second at the peak of its trajectory. तो हमने बात किया था it would remain constant throughout its motion. और हमारी ये बुक में लिखा भी हुआ है. It's constant throughout its motion until unless an external force is applied onto it. वो जो velocity जो मैंने ऊपर MCQ डिस्कस भी किया था ना, उस बेसिस पे. Yes. ठीक है. सर क्योंकि हमने एयर रेजिस्टेंस और वो हटा दी इसलिए कांस्टेंट रहेगा. हाँ, क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही ना टू चेंज दैट. Right. The only force that is acting is in the downward direction and that is a force of gravity. तो clearly फिलहाल विनिंग ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर बी ही है. ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. The horizontal velocity of a projectile is unaffected by the vertical velocity. These two components of the motion are independent of each other. Yes, sir. That is true. ये भी statement exactly book में True. लिखा हुआ है. And Yes, the sir. last point is the horizontal displacement of projectile is dependent upon the time of flight and the initial horizontal velocity. तो हमने find out भी यही किया था कि x displacement किस पे depend कर रहा था. क्या आंसर आया था उसका? v into t. Yeah. Remember हमने ऊपर किया भी है अभी. तो सर ठीक है? ये डी वाला भी सही है, तो बी वाला गलत है. सिर्फ बी हो. ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मैं आपको मजीद थोड़ा बता देता हूँ. हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था? इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एक्स एस को हमने रिप्लेस कर दिया था एक्स एंड वाई से. अब इनिशियल वेलोसिटी एक्स के अलोंग तो यस थी, बट देयर वाज नो एक्सेलरेशन एक्टिंग एट दैट पॉइंट, तो हमने सिर्फ ये फैक्टर कंसीडर किया था. वाई के अक्रॉस जब सही. हमने बात की थी तब हमने कहा था कि वाई के क्रॉस इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0. The only force that is acting along that direction is the force of gravity. तो हमने सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर, जिसको जी टी स्क्वायर हम लोगों ने लिखा था, वो कंसिडर किया था.
ओके सर जी वाई सर। वाली बात फिर से बता सकते हैं? मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी y के लॉन्ग कोई भी नहीं थी ना, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वर्टिकल वेलोसिटी तो कोई भी नहीं थी ना, जी उस बेसिस पे हमने उसको जीरो किया। सही। आपको याद होगा जब आपने फाइनल वेलोसिटीज अलोंग x एंड y फाइंड आउट की थी, तब आपने उसको रखा था vi साइन ऑफ थीटा जी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ पे जस्ट vi कॉज ऑफ थीटा आया था, और g को अगेन हमने कैंसिल आउट कर दिया था बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई g का फैक्टर काम नहीं कर रहा था। ओके, जी should we go to the next one? यस सर। Yes, sir. Then we have the vertical component of velocity of a projectile is smallest at, कहाँ पे होता है स्मॉलेस्ट? अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया था, आई डोंट थिंक सो वी नीड टू गो इनटू डिटेल। कहाँ पे होता है उसकी वैल्यू सबसे कम? इस पॉइंट में टॉप होता पे है। जाके होगी, ठीक है। ओके। हमने ये डिस्कस भी किए हैं सारे पैरामीटर अक्रॉस ऑल दीज पॉइंट्स। डू यू नीड एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑन टू दिस, या तीनों को क्लियर है? क्लियर है सर मेरे। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट इज a 4 किलोग्राम ऑब्जेक्ट हैज a momentum of 12 kilograms per meter per second. The object speed is simple. कौन सा फॉर्मूला लगेगा हसन? Which formula we use? एमवी। सिंपल mv लगेगा, उसमें मोमेंटम हमें दिया which is 12 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, हमारे पास स्पीड आ जाएगा which is 3। नेक्स्ट है a bomb of mass 9 किलोग्राम explodes into two pieces of mass 3 kilograms। ये हमारे ऊपर उसने दिया भी हुआ था, जो अहमद यू रिमेम्बर ना, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, यस सर। ये वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल बॉम्ब था, एक्सप्लोडेड इनटू टू पीसेस ऑफ इक्वल masses, नो इक्वल masses नहीं है, वो है एक की वेलोसिटी से दी हुई, दूसरे की हमें फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं करनी, बल्कि क्या फाइंड आउट करना है? काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक एनर्जी। वुड यू गाइस डू दिस MCQ, try working on this one? So we'll put the negative sign here, so m1 v1 minus m2 v2 would become m1 v1 is equals to m2 v2। We have all the data given in the question, हम यहाँ से velocity को calculate करेंगे and we will put it into the formula निकला है। velocity की क्या वैल्यू निकली थी अहमद? सर 0.8। 0.8। अब वो माइनस में निकले प्लस में निकले, आपने उसको प्लस माइनस की क्वेश्चन में नहीं वेरी किया। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी में जाके उससे उसका स्केयर ही होना, तो उससे परेशान होने की कोई जरूरत, ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली वो हो तो डिवाइड ही रहा है ना। जी सर। क्योंकि उसने यहाँ पे हमें ये नहीं बताया कि दे गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन और नॉट, तो हमें सपोजिटली क्वेश्चन यही यूज करनी पड़ेगी। अगर वो हमें मेंशन आउट करता कि दे वेंट इनटू ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वी वर मतलब वी हैड टू यूज दैट माइनस साइन। अभी उसने नहीं किया, तो हम नॉर्मली पॉजिटिव साइन के साथ जाएंगे। आंसर इन ईदर केस विल गेट द सेम 0.8 बिकॉज डिवीजन हो रहा है, डिवीजन में प्लस माइनस के साइन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे पास। सो आप ये जो 8 वैल्यू आया उसको 1/2 mv स्क्वायर में पुट कर देंगे। सो 0.5 किसकी 1.92 काइनेटिक आंसर है। एनर्जी निकालनी थी? 6 वाले की, तो उसका ही मास मल्टीप्लाई करेंगे। वेलोसिटी दोनों की क्या है हमारे पास वहां पे, क्या है? सेम। 1.92। तो 1 पॉइंट क्या है आंसर? 92। 92। समझ में आ गया सब बच्चों को? जी सर। यस। अगला क्वेश्चन है which of the following statement is true about, ये दोबारा आ गया। अच्छा, अब उसने किसी और तरीके से पूछा होगा। अच्छा, पहले उसने नॉट ट्रू पूछा हुआ था, वो भी वर्टिकल वेलोसिटी का। अब उसने प्रोजेक्टाइल मोशन का बोला है। ट्रू, the projectile motion is the motion of an object projected vertically into the air and moving under the influence of gravity। No, ठीक है। नहीं। Why is that? Why it's not the right option? फिर सर Because projectile वर्टिकली motion अपवर्ड is तो a नहीं two होता। dimensional, वो है ही two dimensional motion, उसमें only vertical या horizontal नहीं आएगा। It would have both the things side by side। Next है a projectile motion is the motion of an object projected into air and moving independently of gravity। Cross dependency From होती है उसकी gravity के ऊपर।
Projectile motion Teacher. is the motion of an object projected into air and moving under the influence of gravity. Yes. ये correct है Projectile true. motion is the motion of an object projected horizontally into air and moving independently. Again, ये cross हो जाएगा, leaving us with only Right. option number C. C. Next, we have what is the force experienced by a projectile after the initial force that launched it into the air in the absence of air. तो क्लियर सी बात है, कौन सी फोर्स एक्ट करी होगी उसके ऊपर? Gravitational force. इसके अलावा कोई फोर्स उसके ऊपर एक्ट करनी ही नहीं है. जी. तो व्हाट वुड बी द राइट ऑप्शन इसके अकॉर्डिंगली? के C. Oh, 45. 45 degrees. Yes. नहीं, वो तो लास्ट ये तो हमने किया हुआ है ना कि मैक्सिमम वैल्यू क्यों होती है, क्योंकि उसमें साइन एंड कॉस की वैल्यू क्या होती है? दे गिव द सेम आंसर एट द एंगल ऑफ 45. ठीक है, जी सर सही है. that's it for MCQs. अब हम चलते हैं क्या हो गया इसको? It's not loading. Okay, it's loaded now. अच्छा जी, इक्वेशन मोशन एज एम जस्ट टोल्ड अस के उसके पॉइंट्स बिल्कुल स्टार्ट में मेंशन है. यूनिफॉर्म स्पीड होनी चाहिए हमारे पास, और लीनियर मोशन होता है हमारे पास. दिस इज द सेकंड. ठीक है, object is moving along a straight line. It should have a constant acceleration, or no, object is moving in a straight line and उसकी acceleration जो है वो constant है. Only magnitude of the vectors as such as displacement are considered, and direction of initial velocity and all the quantities in which direction are taken as positive. ग्रेविटी के अंदर ऑब्वियसली इसकी अगर हम फ्री फॉल एक्सेलरेशन लेंगे तो क्या इसमें होगा? When we are discussing a free fall motion, बच्चों, what would be the changes in the equation? ये जैसे नीचे वाली है हाँ, इक्वेशन मोशन 4 ही है भाई, इस नीचे वाली क्या ऊपर सर? वाली की तो कोई बात ही नहीं है. वो सर एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी लिखी जाएगी. जी आ जाएगा. पॉजिटिव एस कब की आएगा? जगह हाइट होगी. सर जब Sir, S नीचे की की जगह तरफ H हो जाएगा. और पॉजिटिव कब होगा? सर जब ऑपोजिट ऑफ ग्रेविटी जा रहा है ऊपर की तरफ बेसिकली. पॉजिटिव. तो पॉजिटिव तो तब होगा जब नीचे की तरफ आ डाउनवर्ड रहा होगा, और नेगेटिव हम तब लगाएंगे जब अपवर्ड होगा. है ऊपर है. सेकंड क्वेश्चन है, उसके अंदर उसने हमसे पूछा हुआ है कि I shouldn't be moving the question up and down. Anyhow, this is my last time. मैं परंतु को पता नहीं लोडिंग में टाइम लगा रहा है पेज. सेकंड क्वेश्चन है उसने कि you throw a ball vertically up in the air. How are the velocity and acceleration of ball oriented with respect to one another when the ball is going upward? तो हमें पता है कि velocity कहाँ एक्ट कर रही होती है, ऊपर कर Sir, रही ऊपर और है. acceleration और नीचे होगी. gravity हाँ. downward एक्ट कर रही नीचे. होती है. We also Downward. know that कि while going up velocity क्या होती है? नेगेटिव, और डिक्रीज हो रही होती है, एंड मैक्सिमम हाइट जाके वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0. जीरो. ठीक है, एंड व्हेन द Zero. बॉल इज कमिंग डाउन तो दोनों चीजें क्या होती हैं? Sir. इन द सेम डायरेक्शन होती हैं. Parallel. ठीक है, both are parallel to each other and the same direction. For a projectile motion, is the velocity 0 at any instant? Is the acceleration 0 at any instant? तो हम लोगों ने क्या बात की थी, velocity का component 0 कब होता है? सर वर्टिकल कंपोनेंट उसका 0 होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट होता है ना. जी, it's constant throughout the motion, और vertical जो है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0, and the only force that is acting on the projectile motion is the force of gravity.
this gravity. Vx would Acceleration be भी हमेशा constant constant. throughout the motion and this would be g जो हमारे पास है वो same है. So velocity is never zero at any instant, although at the topmost point उसकी vertical distance direction of the projectile motion and vertical component of the velocity is zero. But horizontal component is still acting on it because अगर दोनों zero हो जाए तो फिर ball तो immediately down आ जाएगी ना. So the acceleration is never zero throughout the motion. It is always equal to the value of g. Next उन्होंने बोला हुआ है construct motion diagram showing the velocity and acceleration. तो वो basically मैं चाहते ना चाहते भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा मुझे कि उन्होंने ये डायग्राम बनाई हुई है. सो मेरी आर्ट क्लास यहाँ पे ना ही लगे क्योंकि मेरी ड्राइंग इज नॉट सो ड्राइंग. पता नहीं व्हाई इज इट नॉट डूइंग इट्स वर्क टुडे और इतना लैग क्यों कर रहा है. एनी हाउ हमारे पास उसने दो कंडीशंस दी हैं. द प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च हॉरिजॉन्टली, तो हमारे पास कौन सी डायग्राम बनेगी? ये वाली. यहाँ पे वेलोसिटी का क्या होगा? वी एक्स होगा. ये थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगा? वो कौन यूनिफॉर्म. और जी की वैल्यू ऐसा ऐसा क्या हो रहा होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास जो है वो कंपोनेंट एट दिस पॉइंट वी वाई क्या होगा हमारे पास? जीरो. एंड यहाँ पे वी वाई किसके इक्वल होगा? जी टी के. और फिर अगर हम यहाँ पे आ जाए तो अगेन वैल्यूज क्या रहेंगी? वी एफ वाई इज इक्वल टू जी टी एंड वी एक्स की वैल्यू क्या होगी? वी एक्स इनिशियल वी एफ वाई आपस में क्या होगा? कांस्टेंट. ठीक है. Yes. अगर हम दूसरा के नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है लाउंज हॉरिजॉन्ट नहीं उसने क्या बोला हुआ है? लाउंज हॉरिजॉन्टली. और सेकंड उसने हमसे क्या बोला हुआ है कि प्रोजेक्ट डाउन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. तो वो दूसरी वाली डायग्राम आ जाएगी. ठीक है. जिसमें उसने हमें ये वाली डायग्राम बना. इसके अंदर हमारे पास तो दूसरा मोशन तो ये एंगल थीटा बना रहा होता है यहाँ पे. ठीक है. तो ये वी आई हो जाएगा. अब इसमें हमारे पास सारे कंपोनेंट्स हो. इफ दिस इज वी तो उसका वी वाई कंपोनेंट ये बनेगा. वी एक्स का कंपोनेंट क्या बनेगा? ये बनेगा. ठीक है. एट मैक्सिमम हाइट वी वाई क्या होगी हमारे पास? जीरो. और उसका एक्स कंपोनेंट क्या Zero. होगा? हॉरिजॉन्टल. ठीक है. एंड द ओनली फोर्स एक्टिंग एट दिस पॉइंट वुड बी जी. एक्सेलरेशन ड्यू टू सर Vx भी कांस्टेंट होता है? वी एक्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट सर द वो भी कांस्टेंट होती है? वो कांस्टेंट होती है उसके ऊपर क्योंकि हमारे पास कोई और फोर्स लग नहीं रही होती हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर. वर्टिकल डायरेक्शन में क्योंकि सही. ग्रेविटी और डाउनवर्ड लग रही होती है तो वो अपवर्ड कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देती है. ये अगर हम वी एक्स कंसिडर Okay. करें सॉरी अगर हम ये वी कंसिडर करें तो ये उसका वी एक्स कंपोनेंट है. ये उसका वी वाई कंपोनेंट है. तो वी नो कि देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन बट देयर इज अ फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हिच इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट. And the only component left would be V of x. Okay, sir. Should we go to the next part? अब इसमें हमने क्या इक्वेशंस Yes. किए थे? Vx को हमने Vi cos of theta लिखा था और Vfy को क्या लिखा था? Vi sin of theta into t minus gt. इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी यूज की थी? Vf is equals to Vi plus gt. तो ये माइनस हो गया था क्योंकि हम अपवर्ड मोशन को डिस्कस कर रहे हैं. देन उन्होंने हमसे नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? An aeroplane, when flying horizontally, drops a bomb and reaches exactly above the target but missed it. Explain why. सर क्योंकि हॉरिजॉन्ट ऊपर पहले तो उसमें तो इनर्शिया की वजह से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी प्लेन से और ऊपर से Yes, उस पर ग्रेविटी भी एक्ट हो रही थी तो yes, उसने उसकी टारगेट मिस कर दिया. exactly. हम इसमें inertia versus gravity को डिस्कस करेंगे. ठीक है.
because inertia would bound him to continue its motion, जिसकी वजह से वो it would go a bit further, and gravity would push it to go downwards. down. तो वो अपना point इस वजह से क्या कर देगा? That's why it would land further and would miss the point. Then I explain what is the difference between explosion and collision. Collision तो हमें पता है कि basically क्या होती है when two bodies are come in contact with each other. On the contrary, explosion क्या होता है कि when an object explode मतलब break down into different pieces. Two pieces का word नहीं use करेंगे, different pieces का use करेंगे because we don't know for sure कि वो single piece वो split up कितने pieces में होगा. तो explosion हमारे पास basically क्या है? When an object divides into multiple parts Pieces. and उस obviously उसमें internal forces inclusive होंगी. Whereas collision में हमारे पास क्या होता है कि जब two objects come in contact with each other. Next है, why do a slow moving loaded truck and speeding rifle bullet each have a large momentum? We know that momentum has a formula. Thank you, sir. This meeting is being recorded. Yes, sir. सर इसमें स्लो मूविंग लोडेड ट्रक का उसके लार्ज मास की वजह से मोमेंटम होगा ज्यादा, और स्पीडिंग राइफल बुलेट का उसके लार्ज वेलोसिटी की वजह से. Because जब हम larger, sorry, question कहाँ गया वो वाला? हाँ ये. तो इसका M would be bigger, sorry, and speeding rifle की V would be bigger. So when we get the product of mass into velocity, दोनों का momentum क्या होगा? It will increase. Next is again easy. फिर अहमद से पूछ लेते हैं. What is the difference between elastic and elastic collision? सर इनएलास्टिक कोलिजन के अंदर सर मोमेंटम कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, और Yeah. इलास्टिक के अंदर दोनों कंजर्व होती हैं, काइनेटिक अच्छा, एनर्जी इस और चीज के अंदर एक चीज आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि इलास्टिक में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है, और इनइलास्टिक में नहीं होती, बट ओवरऑल एनर्जी वुड रिमेन कंजर्व, ठीक है. मतलब Overall मोमेंटम energy- कंजर्व रहेगा. हाँ, ओवरऑल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी. अच्छा, आपने इलास्टिक के बारे में क्या बताया था? अभी जरा इलास्टिक थोड़ा में सा weak है. द काइनेटिक थोड़ा सा वीक है. अगर इलास्टिक इलास्टिक का नहीं बेसिक कॉन्सेप्ट है तो फिर थोड़ा वीक नहीं, मेजर वीक होगा. इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो कांस्टेंट नहीं, सॉरी कांस्टेंट रहती है. इन इलास्टिक के अंदर काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, बट दोनों में ओवरऑल सम ऑफ ऑल द एनर्जी वुड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है. मोमेंटम दोनों में कंजर्व रहेगा. सही. ठीक हो गया. मूविंग ऑन जी टू सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. तलहा, an object that has a small mass and an object that has a larger mass have the same momentum, which would have the largest kinetic energy? सर जिसके have the same momentum. जिसके larger mass नहीं. Are you guys I think familiar so. with this equation? Sorry, I'm cutting you out. Are you guys familiar with this equation? Yes sir. Yes, sir. Larger mass. P square over 2m. नीचे वाली है नहीं पता. अहमद, तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें मैंने ये क्वेश्चन करवाई है, डांट मत खा लेना मेरे से. काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 1/2 mv स्क्वायर के. अगर हम इसे मास से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा? 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर ओवर m. m स्क्वायर v स्क्वायर किसको शो कर रहा होगा? मोमेंटम को. तो 1/2 p स्क्वायर ओवर m, यहां से इक्वेशन आएगी. सो काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ क्या रिलेशनशिप बन रहा है? Inverse. इनवर्स, ठीक है. So for the same momentum, the object with the smaller mass will have the largest kinetic energy. Because P उसने क्या constant रखना है. So if P is constant,
तो 2 इज ऑल्सो कांस्टेंट। ये रिलेशनशिप्स वैसे आप लोगों को करवाए तो जाते हैं कि इफ वी आर कीपिंग p एंड 2 कांस्टेंट, तो पीछे क्या रह जाएगा 1/m। ये कांस्टेंट हो गया, इसका साइन रिमूव करेंगे तो फिर ये वाली रिलेशन आ जाती है। व्हेनेवर वी रिमूव अ कांस्टेंट वी गेट अ प्रोपोर्शनैलिटी साइन। अहमद, आई एम डिसअपॉइंटेड राइट नाउ। अच्छा सॉरी, मैं डिसअपॉइंटमेंट बाद में देखता हूँ। आप पहले मुझे बता दो क्वेश्चन समझ में आ गया, और डू आई नीड टू वर्क ऑन दिस अगेन? आगे सर। समझ आ गया sir. Okay. Can object in a system have momentum while the momentum of the system is zero? Yes. आइसोलेटेड सिस्टम्स हमने जब पढ़े थे इलास्टिक कोलिनियंस के अंदर, तो हमने ये पॉइंट वहीं पे ही डिस्कस किया था कि आइसोलेटेड सिस्टम्स जो होते हैं उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट आउट नहीं करी होती, उसमें रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, जीरो। तो सिस्टम का मोमेंटम जीरो होता है, बट जो बाकी चीजें होती हैं उसमें स्टिल मोमेंटम एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब आप इसमें नॉर्मली रॉकेट को ही डिस्कस करते हैं कि रॉकेट का जो गैस प्रोपेलिंग होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, एंड रिकॉइल मोशन उसका किस डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड। तो गैस का मोमेंटम इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, whereas रिकॉइल मोशन इज एक्टिंग इन द upward direction. So they have equal and opposite magnitude, so they cancel out each other. सर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम से क्या मुराद है? कि मतलब ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम जीरो, कि उसका मतलब जैसे हम लोग एक्शन एंड रिएक्शन को डिस्कस करते हैं ना, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। रिजल्टेंट फोर्स को डिस्कस यस करते सर, हैं कि यस। रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, बट डज दैट मीन कि सिस्टम रेस्ट पे है? ये उस तरह का सवाल है। ठीक है, ओके, उसमें सही। हम उसमें हम ये कहेंगे यानी कि जो नो, रॉकेट है वो सिस्टम मूव कर मूविंग रहा है। विद द कांस्टेंट, हाँ, मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड वुड स्टिल हैव अ जीरो मोमेंटम, सॉरी, जीरो रिजल्टेंट, बट उसके पास स्टिल मोशन होगा। तो अगर हम रॉकेट का एग्जांपल डिस्कस करते हैं, तो रॉकेट की गैसेस प्रोपेल कर रही होती है डाउनवर्ड, तो गैसेस का मोमेंटम जितना है उतना ही उसका रिकॉइल मोशन अपवर्ड होगा। तो गैसेस की वेलोसिटी एंड रॉकेट की वेलोसिटी वुड बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ऑब्वियसली रिजल्टेंट, अगर हम यस। रेजिस्टेंस इफेक्ट्स को इग्नोर फॉर द टाइम बीइंग कर दें, तो बराबर बराबर ही होगा, जितना उसका गैसेस का प्रोपेलिंग होगा उतना ही थ्रस्ट मिलेगा रॉकेट को। तो ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट, ये मोमेंटम तो है, बट दे आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर, तो रिजल्टेंट मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, जीरो। जीरो। आंसर यस है। Yes. Then we have for any specific velocity of projection, prove that maximum range is equal to 4 times the corresponding height. For that हम लोगों को range और उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, r is equals to vi square sin 2 theta over g। हमें पता है इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब 45 होती है। ठीक है, यस Yes सर। sir. और उसने हमसे क्या डिमांड किया है, 4 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग हाइट। अब हम हाइट की तरफ जाएं, तो हाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, Sir, v square sin square theta over 2g. हाइट में हमारे पास होता है वी आई स्क्वायर साइन 45, यहाँ पे पुट कर देते हैं, ओवर 2g। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 Sir, sin square है. साइन स्क्वायर, सॉरी, 1/√2 होती है ना इसकी वैल्यू, आई गेस। एक मिनट, कैलकुलेटर चेक कर रहा था। आई गेस ये होती है, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा। ठीक है, तो इट वुड बी h इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर इंटू 1/2 ये 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v स्क्वायर ओवर 4g बन जाएगा। अगर हम इसको सर √2/2 होता है। जी, Under root 2 over 2 sin ओवर की 2 वैल्यू. होता तो है। वही Sin बन गया 45. ना, 2 ओवर
टू का मतलब सॉरी 2/√2 है, क्या है बोला आपने? अंडर अंडर टू रूट ओवर टू टू ओवर टू। ये जो लिखा है यही ना? यस सर। जी। तो हम इसको इसको लिख सकते हैं ऐसे। सर ऊपर जब ही मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगा ना फिर? नहीं नहीं, हमने सिर्फ टू को ऐसे लिख दिया। ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, दोबारा टू आ जाएगा। जी। मैथ्स का रूल है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/√2, वही जो मैं बोल रहा था वही बन रहा था। ठीक है। सही। अब v² किसको शो करता है? रेंज को। वो कुछ सी है, तो h इज इक्वल्स टू R/4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से R किसके इक्वल आ जाएगा? 4h के। तो किस एंगल पे वी विल हैव द वैल्यू? एट एन एंगल ऑफ 45। यू गाइस गेट इट? यस सर। अहमद, कोई पार्ट रिवाइज करवाना है बेटे? सर एक सेकंड। यस सर। क्लियर है? और डू यू वांट मी टू रिवाइज एनी पार्ट? नहीं सर, फिजिक्स का तो सही यही है। लास्ट में से पूछा हुआ है, इज मोमेंटम कंजर्व व्हेन अ बॉल हिट्स व्हेन अ बैट हिट्स अ बॉल? हाँ जी। मे बी। कंजर्व तो ओवरऑल रहता है, जितना बैट लूज करेगा उतना बॉल क्या करेगी? गेन करेगी। तो ओवरऑल मोमेंटम क्या रहता है हमारे पास? कंजर्व ही रहेगा। जी। ठीक है। ओवरऑल मोमेंटम क्या रहेगा? वुड रिमेन कंजर्व। कंजर्व, Observed. बिकॉज जितना बैट लूज करेगा उतना ही बॉल क्या करेगा? गेन करेगा। सो इनका टोटल ओवरऑल एवरेज सम जो आएगा वो क्या आएगा? इक्वल। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस जो हैं वो यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक, so I don't think so you would be needing any help with these. Clear? यस यस सर। सर। सर आपने जो क्वेश्चन 11 का जो लिखवाया था वो मेरे स्क्रीनशॉट लेनी है। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है उसने हमें पूछा हुआ है, ऑन अ ड्राई कंक्रीट कैन कार decelerate at a rate of a car can decelerate at a value of 7 meters per second square. Whereas on one concrete at A2 से दिया हुआ, compare the distance necessary to stop the car when the speed is this, about 110 kilometers per hour on a dry and on a wet road. हम लोग दो formulas use करेंगे, both will be same, which would be 2as is equals to vf square minus vi square. We need to calculate the distance. तो हमने sd and sw find out करना। vf square minus vi square over 2a. पहले हमारे पास velocity कितना है? स्टॉपिंग डिस्टेंस है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितना है? 30 डिवाइडेड बाय 2 इनटू ड्राई रोड का डिसेलरेशन कितना है? -7। तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। 30/14 दिस वुड गिव सॉरी 30 स्क्वायर ओवर 14 दिस वुड गिव अस एन आंसर ऑफ 64.3। यस, राउंड ऑफ कर देंगे तो 292,764.3 बन जाएगा। वेट रोड पे भी एग्जैक्टली यही रहेगा। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू 5 आ जाएगा, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या था? 5 था। माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया। 30 का स्क्वायर 900 आ गया। 10, तो ये आ जाएगा 90 मीटर। वी हैव द राइट आंसर। नेक्स्ट में उसने हमें क्या बोला हुआ है कि हम लोगों को find the angle of projection of the maximum height and corresponding
रेंजेस आर इक्वल। अच्छा जी, रेंज एंड हाइट के फॉर्मूलाज हमारे पास क्या होते हैं? रेंज का तो फॉर्मूला हमारे पास होता है वी आई स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी, एंड हाइट का फॉर्मूला होता है वी आई स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा ओवर और जी, 2g। 2g सॉरी। 2g होता है सर। अच्छा जी, हाँ जी 2g। हमने दोनों को आपस में रिलेट करें तो वी आई और वी आई कैंसिल आउट हो जाएगा, जी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर एंड एच में क्या चीज रह गई? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर टू थी सॉरी साइन टू थीटा रह जाएगा, इज इक्वल्स यस टू सर। साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 रह जाएगा। ठीक है, इसको हम वापस से ओपन कर लेते हैं साइन टू थीटा को। ये किसके इक्वल होता है? साइन टू साइन थीटा कॉस थीटा के, इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। एक साइन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बन जाएगा सर हमारे ये नहीं पास। समझ क्या किया आपने सर। यार हम लोगों ने जब रेंज निकाली थी तो हमने लिखा था ना कि साइन टू थीटा जो है वो इक्वल होता है टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा के। हमने उसी को तो रीअरेंज यस सर। रिप्लेस करके साइन टू थीटा लिख दिया था, हमने उसको दोबारा ओपन कर दिया। ठीक है सर, ठीक ठीक। ठीक है, तो हमें क्या जी। चाहिए? टेंजेंट थीटा चाहिए क्योंकि डायरेक्शन हमें वही देता है। तो साइन ओवर कॉस कर देंगे तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 4। साइन ओवर कॉस टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 4 कर देंगे, एंड दिस वुड गिव एन आंसर ऑफ थीटा 76। cos 4 is equal to 75/9। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने हमें कहा हुआ है कि अ जेट प्लेन कम्स इन फॉर अ लैंडिंग विद अ स्पीड ऑफ 100 meters per second, its acceleration can have a maximum magnitude of 5 meters per second square as it comes to rest, which means final velocity हमारे पास क्या होने वाली है? 0। From the 0। instant the plane touches the runway, what is the minimum time interval needed for it comes to rest? And can this plane land on a small tropical island neighbor where the runway is 0.8 kilometers long? And explain your answer. Okay. First part के लिए तो हमारे पास given data is acceleration, speed and हम लोगों को time निकालना है। तो हम लोग क्या अलग यूज कर लेंगे? VF is equals to VI plus AT। फाइनल वेलोसिटी चूंकि 0 है तो VI would be equals to AT हो जाएगा माइनस के साइन के साथ। ठीक है, तो T would be यस equals to डिसेलरेशन है तो माइनस का साइन यहाँ पे भी आ जाएगा, उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो टी वुड बी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ओवर वी। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5, नहीं सॉरी, वेलोसिटी इज 100 एंड स्पीड इज 5। क्या सर, 20 आएगा इसका। सॉरी, उल्टा बोल दिया, स्पीड इज 100 एंड एक्सेलरेशन इज 5, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 20 सेकेंड्स। नेक्स्ट में वो हमसे डिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोल रहा है, तो वही जो रीअरेंज हमने पिछले वाला किया हुआ था ना, एस इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2 ए वाला फॉर्मूला आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0 है तो 0 माइनस 100 स्क्वायर ओवर 2 इंटू माइनस 5, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, 100 स्क्वायर ओवर 10 आ जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा 1000 मीटर्स और 1 किलोमीटर। अब उसने हमसे डिमांड क्या की हुई है? कैन दिस प्लेन लैंड ऑन नहीं 1 किलोमीटर, 0.8 किलोमीटर से रेंज दिया हुआ है, बट हमारे पास क्या वैल्यू है? 0.8 किलोमीटर। तो क्या उस पर कर सकता है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं कर सकता, क्योंकि सर उसका लेंथ मिनिमम कितनी है? 1 मीटर। 0.8 है। हमारे पास आंसर क्या निकला? 1 किलोमीटर। यस सर। मूविंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में उसने हमें बोला हुआ है a projectile is launched with an initial speed of 21 meters per second, angle is 35, determine the time of flight। तो time of flight का फॉर्मूला क्या होता है? सर 2vi sin थीटा और जी। जी, वैल्यूज गिवन है, तो t is सर equals सिंपली to, वैल्यूज भी पुट कर देंगे। हाँ जी, t is equals to 2, v की वैल्यू क्या है? 21.8 साइन ऑफ 35 divided by 9.8। This is giving in us answer of, जल्दी से देखो 2.55 आ रहा है। In the meantime h यस जो सर है वो है, 2.5 है इसमें। आ रहा है
यस सर। ओके, हाइट का फॉर्मूला हमारे पास वी आई स्क्वायर होता है, तो 21.8 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर 35 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। देखें 7.99 आ रहा है। रेंज में 21 साइन 235 डिवाइडेड बाय जी which is 9। जी, are we getting the height as 7.99? यस सर, एग्जैक्टली। ओके, अब रेंज की जल्दी से वैल्यू निकाल लें। 21.8 स्क्वायर इंटू साइन 235 ओवर 98, 9.8 सॉरी। फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव सिक्स। आ गया, यस सर। which is 45.6 meters. A projectile is launched horizontally from a top of a 45.2 blah distance is near from a base to determine the magnitude of the launch. सबसे पहले तो हम वो वाले डिस्टेंस जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल है वो निकाल लेंगे। वर्टिकल डिस्टेंस किसके बराबर होता था 1/2 GT स्क्वायर के, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल होता था V इंटू टी के। वो याद है ना, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के हमने एक्स और वाई की वैल्यूज निकाली यस थी, सर। वही वाला हमने फॉर्मूला यूज किया। वाई के क्रॉस कितना डिस्टेंस है 45.2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9.8 इज इक्वल्स टू टी का होल अंडर रूट। देखो क्या टाइम आ रहा है। सिमिलरली इसमें हमारे पास है 17.6 डिवाइडेड बाय सर ये क्या किया है? 45। मतलब 45 उसने वर्टिकल डिस्टेंस दिया हुआ है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय जी करके होल अंडर रूट ले लिया ताकि टी की वैल्यू आ जाए। ओके सर, ओके करो। अच्छा, इसमें 17.6 डिवाइडेड बाय टाइम जो आएगा वो पुट करना है। 3.03 आ रहा है सर। 3.03। जीरो अब थ्री यही टाइम आप 17.6 डिवाइड बाय 3.03 करें, देखें क्या आ रहा है वेलोसिटी की वैल्यू। 17.6 divided by 3.03 is equal to 5.8. Oh, I have the right answer. Next is अच्छा जी, उसने बोला टू इक्वल masses, two equal mass cart roll towards each other on a level low friction track. One cart rolls right at 2 meters per second and the other cart rolls leftward at 1 meters per second. After the carts collide, they couple and roll together. Ignoring resistive forces, find the combined speed. तो हमारे पास वेलोसिटी उसने लिए है, हाँ 2 मीटर एंड 1 मीटर दिया है बिफोर का। तो इनिशियल मोमेंटम किसकी इक्वल हो जाएगा, मास उसने हमें नहीं दिया हुआ, तो m इंटू 2 प्लस m इंटू -1, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो 2m माइनस m इज इक्वल टू m आ जाएगा। देखो ना, एक लेफ्टवर्ड जा रही है, एक तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक के साथ क्या ऐड करोगे, माइनस का साइन ऐड करोगे, ठीक है। नहीं सर। आफ्टर कोलाइडिंग उनका जो स्पीड है वो सेम हो गया है, तो पी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एम वी प्लस एम वी विच इज इक्वल टू 2mv। ठीक हो गया, ये क्योंकि किसका लगा वेलोसिटी दोनों की सर? ओके। वेलोसिटी सेम है ना आफ्टर कोलाइडिंग, क्योंकि उन्होंने कहा दे आर स्टिक टुगेदर, तो 2mv बन गया। तो फाइनल माइनस सॉरी फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल होता है, तो m इज इक्वल टू 2mv
एम एम से कैंसिल आउट हो गया, v इज इक्वल टू 1/2 विच इज 0.5 आंसर। यस सर। सेवेंथ के अंदर बेसिकली हमने फॉर्मूलाज लगाने। कैन यू प्लीज चेक द वैल्यू ऑफ v1? मुझे एज इट इज तो याद नहीं है v1 की वैल्यू क्या है। किसमें सर एक मिनट? जो इलास्टिकलियन में v1 एंड v2 की वैल्यूज दिए हैं। यस सर। क्या है? V1 की वैल्यू सर M1 माइनस M2 जी, ओवर m1 प्लस m2 प्लस, नीचे तो m1 प्लस m2 ही आता है, U1 यहाँ पे न्यूमरेटर में सर क्या है? U1 से मल्टीप्लाई भी होंगे सर। u1 और इसका क्या है? 2M2 ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। और m1 हमारे पास M1 0.5 है, m2 हमारे पास 3.5 है इनिशियली एट रेस्ट, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ जाएगा? 0.5 माइनस 3.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 3.5 इनटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी फर्स्ट वाले की? 4। तो u1 है तो उसके साथ क्या आ जाएगा? 4, और सेकंड फैक्टर पूरा का पूरा 0 हो जाएगा बिकॉज उसने बोला सेकंड वाली बॉडी इनिशियली क्या है? रेस्ट पे है। इसको देखो क्या आंसर आ रहा है v1 का। 0.5 माइनस 3.5 डिवाइड बाय 0.5 प्लस 3.5 इंटू 4। -3 आ रहा है इसका, तो क्या आ रहा है? -3 आ रहा है सर इसका। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा होगा। सेकंड वाले का फॉर्मूला हमारे पास नीचे तो m1 प्लस m2 ही आना है। ये बताऊं सर एक मिनट। v2 की वैल्यू पता है। सर 2M1 हम्म। और डिवाइड मल्टीप्लाई बाय U1 ओके। जी, फिर M1 माइनस M2 और मल्टीप्लाई बाय U2। यहाँ पे प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है दोनों के दरम्यान में? फिर माइनस है। वैल्यूज बस पुट कर देना। अब 2 × 0.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 3.5 माइनस 0.5 माइनस 3.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 3.5, और इसमें अगेन वो रेस्ट पे ही आएगा। तो बस आपने इसका फैक्टर निकालना है, क्या v2 की वैल्यू क्या बन गई? ये सर 0 लिखा है 3 1 हाँ ना, 5 के तो बाद। सेकंड बॉडी तो रेस्ट पे ही है ना, वो तो चेंज नहीं हो रहा ना क्योंकि उसने कोई कंडीशन तो चेंज नहीं किया आगे तक। फिर सर कम्प्लीटली 0 हो जाएगा ना। जी, वो वाला पार्ट पूरा करके हमने सिर्फ करना है 2 × 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू प्लस 3.5। तो 1 आ रहा है। यही आंसर है। हाँ जी, 3 and 1। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले उसने हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला है? A 17.5 grams bullet है, distance traveled is 7.5, 75, mass is of the rifle is ये। How long is the bullet traveled in the bow? टाइम निकालना है हमें सबसे पहले। हाँ, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? यस सर। हमारे पास वेलोसिटीज हैं, पहले हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। नहीं है वेलोसिटी, ओके। 2as is equals to bf यस सर। square minus vi square ओवर, हमें a निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 582 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, डिवाइडेड बाय 2 इंटू डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है उसने? 75, तो वो 0.75 बन जाएगा। देखो एक्सीलरेशन क्या निकल रही है, 582 स्क्वायर ओवर 2 इंटू 7 0.75।
ये सर काफी है। बताएं। 225,816। अब हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देंगे और हमें टाइम निकालना है। तो ए टी इज इक्वल टू बी एफ माइनस वी आई। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास वही रहेगी 582। 582 माइनस 0 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन विच इज 225816। देखें क्या आंसर है। 225,816। 0.002587। टाइम तो ठीक निकला। सेकंड में उसने फोर्स कैलकुलेट करने को बोला है, तो एफ इजिकल्स टू एम ए का फॉर्मूला लगा देंगे। बुलेट का मास उसने कितना दिया हुआ है? 17.5 ग्राम। तो ये कितना बन जाएगा? 0.17 या 0 पॉइंट नहीं 0.017 बनेगा ग्राम्स में। 0.017 और एक्सलेशन कितना निकला था? 225816। देख लो फोर्स क्या निकल रही है। 3,838। ठीक है, यस। क्या निकले? सॉरी, 0.0175 इंटू 225816 जो भी एक्सलेशन था उसको मल्टीप्लाई करके क्या निकल रहा है? इसका सर 3,951। ये सर वो 175 राउंड ऑफ निकाला था करके मैंने, वही वो बन जाएगा 3838 आ रही है। 3950। अच्छा जी, यस अब सर हमें फिर निकालना है इम्पल्स। इम्पल्स होता है एफ क्रॉस टी के इक्वल। एफ की वैल्यू क्या निकला? जो निकला है उसको मल्टीप्लाई कर दो टाइम से, जो हमारा पिछला निकला था, बिना मतलब वो चेंज किए ना। एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू इम्पल्स होता है। फोर्स हमारा निकला था टाइम जो से भी, निकाला। उसकी एक्चुअल फोर्स की वैल्यू यूज करना ना, राउंड ऑफ वाली नहीं करना, दूसरी वाली जो एक्चुअल निकली थी वो, इनटू टाइम 0.00258। 10.119 बेसिकली। सॉरी, 10.19। 10.19 3950 times 0.00258 is equals to 10.19 rounded off to 10.2। लास्ट में हमें करना है फाइंड द मोमेंटम एज इट लीव्स द बैरल। तो उसका मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। मास उसका कितना था? 0.0175 और वेलोसिटी उसकी कितनी थी? 582। मल्टीप्लाई करें, लेकिन क्या आंसर आ रहा है? 0.0175 मल्टीप्लाई बाय 582 सर। जी, उसकी वेलोसिटी तो वही थी ना, एमवी का फॉर्मूला लगाया ना। तो ये 10.19 आ रहा है ना इसका। वही आ रहा है सेम, क्योंकि हमें पता है इम्पल्स और चेंज ऑफ मोमेंटम हमेशा आपस यस। में क्या होता है? इक्वल होता है। हेंस प्रूवन, हमारे आंसर्स ठीक आ रहे हैं। ओके। ओ व्हाट यस हैपेंड? सर। ओके।